दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है बायो इकोनॉमी का। बायो इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी अक्सर पूछता रहा है। तो इसके जो इकोनॉमिक सेक्शन में जो करंट अफेयर्स आता है उसमें बायो इकोनॉमी के क्वेश्चन पहले से भी आते रहे हैं और इस बार भी इसके आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिस रिपोर्ट का नाम था इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट, और ये जारी करी थी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बीरेक। एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बीरेक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जिसको कहते हैं बीरेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये बेसिकली एक इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस है जिसका काम है जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, उसको फंडिंग प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प करना, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो उसके जनरेट होंगे उसको मैनेज करना। तो इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बायोनेस्ट स्कीम भी इसके द्वारा चलाई जा रही है। सीड फंड, लीफ फंड, आपको बताया था कि ये टारगेट फंडिंग करता है। तो सीड फंड, लीफ फंड, इस तरीके के जो फंड्स हैं उसको भी ये मैनेज कर रहा है। तो इसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025। देखिए, बेसिकली बायो इकोनॉमी होती क्या है, ये नाम से ही क्लियर है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल चीज़ें, जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, उससे जनरेट की गई इकोनॉमी जो भी होगी उसको बोलेंगे हम बायो इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, बायो इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे बायो फार्मा एंड बायोमेडिकल्स, मीन्स मेडिकल ग्राउंड में अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई इकोनॉमी जनरेट हो रही है तो उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमी ऑफ बायो फार्मा एंड बायोमेडिकल सेक्टर। एग्रीकल्चर में भी हो सकती है ये, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी बायो इकोनॉमी का यूज़ हो सकता है, और रिसर्च पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बायो फार्मा में इस समय जीन एडिटिंग, प्रिसाइज मेडिसिन्स और कैंसर इम्यूनोथेरेपी का काम चल रहा है। जैसे कार्टी सेल थेरेपी अभी डेवलप करी है। यूपीएससी ने इसके पहले एक CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। बायो एग्रीकल्चर में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स जिनको बोलते हैं। प्रिसाइज्ड एग्रीकल्चर, प्रिसाइज्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आप क्रॉप्स को जान सके कि क्रॉप्स को कौन से समय में बोया जाना है, कौन से पेस्ट हैं उसको हार्म कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप पेस्टिसाइड्स बना सकें, आप जो है फंगिसाइड्स बना सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन है, बायो पेस्टिसाइड्स जिसको बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा एक इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म है, ट्राइकोडर्मा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं बायो इकोनॉमी के बायो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से बायो इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या है, जैसे बायोफ्यूल्स, आप इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी काम जैसे चल रहा है। बायोप्लास्टिक्स आती हैं, बायोगैस होती है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है, और कंप्रेस्ड बायोगैस का, इसको सतत स्कीम का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सतत स्कीम किसके लिए है। आपको ऑप्शन दे देंगे 4, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके लिए। तो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा बायो रिसर्च में कई सारे काम बायो इकोनॉमी से होते हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है, बायोटेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इन्फोसिस लाइफ साइंस इस पे काम कर रहा है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स एक कंपनी है, वो भी इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। जनरली ये ज़्यादातर बायोमेडिकल सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है बायो इकोनॉमी का, काफ़ी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कर रहा है, 4.25% जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है। और लगभग ये अगर हम देखते हैं तो मेडिसिन सेक्टर में है, जो कि बायो इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मेडिसिन सेक्टर में, या बायोमेडिकल साइंस। ये 3rd नंबर का है प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम, एंड 14 बाय द वैल्यू, पूरे दुनिया भर में 3rd लार्जेस्ट जो बायो फार्मा प्रोडक्शन बाय क्वांटिटी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। फूड सिक्योरिटी में आप लोग देख रहे हैं इस समय, फूड सिक्योरिटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में जीएम क्रॉप्स चल रही हैं, प्रिसाइज्ड फार्मिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि सास्थी करके एक स्कीम लॉन्च की गई है इंडियन इम्यूनोलॉजिक लिमिटेड द्वारा। इसका काम क्या है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
को अफोर्डेबल बनाता है फार्मर्स के लिए। मीन्स कि इनके जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स को ब्रीडिंग करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एक हेल्दी जो फर्टिलाइजेशन इनका इसके माध्यम से हो पाता है। बायो सिक्योरिटी, आप एनर्जी सिक्योरिटी और बायो सिक्योरिटी आजकल आपस में इंटरचेंज हो रहा है। देखिए जो बायोफ्यूल्स है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है। अभी 20% हमारा टारगेट है कि पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में 20% जो है बायोइथेनॉल मिक्स किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो ऑयल डिपेंडेंसी है, ऑयल इंपोर्ट का जो खर्चा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू रहता है वो कम होगा। इन्वायरमेंटल बेनिफिशियरी है, देखिए प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी को। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि वेस्ट प्रोडक्ट से आप समथिंग कुछ न्यू जनरेट कर सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल है, इथेनॉल रिफाइनरी क्या है, ये क्या करता है बेसिकली, पराली, बैम्बू फ्यूल्स या फिर वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मीन्स ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्पफुल है। कई सारे बायो फर्टिलाइजर्स अभी काम कर रहे हैं, जैसे माइक्रोरेजिया है। माइक्रोरेजल क्या होता है कि ये प्लांट्स के रूट्स में जाकर अच्छे से काम करता है और जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है रूट्स की उसको बढ़ा देता है। न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन से प्लांट्स के अंदर पहुंच रहे हैं उसको भी ये बढ़ा देता है। तो हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ होती है। बायोपेस्टिसाइड्स जैसे ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फंगीसाइड्स है बेसिकली। ये भी रूट्स में जाके काम करता है और जैसे विल्ट हो गया, रूट रॉट जैसी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करता है। बायो रेमेडिएशन काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं इसमें, जैसे ऑयल जैपर्स हो गया, ओलियो वायरस हो गया। तो ये बैक्टीरियाज होते हैं जो अगर समुद्र में, अगर ओशंस में अगर पेट्रोल लीक हो गया है, पेट्रोल की वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो ऑलियो जैपर या ओलियो वायरस जो बैक्टीरिया के माध्यम से उसको हम क्लीन करते हैं। एक चिकपी, एक अभी चिकपी है, चिकपी पे सात्विक नाम की एक हाई यील्डिंग वैरायटी जनरेट की गई है। ये भी क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप है ये, तो इसको भी अप्रूवल मिला है। कुछ पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल नेशनल बायो फार्मा मिशन चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, और इसको जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, आप देख ही रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में विराग काम कर रहा है। तो इसका जो बेसिक पर्पस है वो मेडिसिन सेक्टर में बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का, बायोलॉजिक्स क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बनने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। बायोसिमिलर्स होता है दोज हु आर सिमिलर टू द बायोलॉजिक्स, उसको बायोसिमिलर्स बोलते हैं। तो ये भी इंडस्ट्री और एकेडमिया के कोलैबोरेशन से नेशनल बायो फार्मा मिशन चल रहा है। इसी तरीके से एक बायो राइड करके स्कीम चल रही है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है। इसका मेन पर्पस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना। ये भी इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेशन के से ही चल रहा है। जीनोम इंडिया एक प्रोजेक्ट आया तो 2020 में, इसका पर्पस क्या था, एक कैटलॉग बनाना, इंडिया के डिफरेंट सोसाइटी के लोगों का एक कैटलॉग बनाना, जिससे कि हम यहाँ की डाइवर्सिटी को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें, उन पर रिसर्च किया जा सके। एक बायोटेक किसान स्कीम चल रही है, ये साइंटिस्ट और फार्मर पार्टनरशिप है। किसान से याद रखिए फार्मर्स हैं और साइंटिस्ट का पार्टनरशिप है। क्या करेगा ये बेसिकली रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में एग्रीकल्चर इनोवेशन और साइंटिफिक इंटरवेंशंस का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, जिससे जो नए डेवलपमेंट साइंस में हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ में हो रही हैं, उसको फार्मर्स तक उसको पिलफरेज कराया जा सके। हर्डल्स कुछ हैं, जैसे सबसे बड़ा हर्डल्स क्या है हमारे देश में, ओवरलैपिंग है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, इनफिशियंसी है। एक ही काम के लिए कई सारा ऑर्गेनाइजेशन लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल बायो इकोनॉमी में देखते हैं तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंडर में आती है एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। उसी तरीके से एक रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। दोनों का काम लगभग एक सा है, लेकिन इनके डिफरेंट मंत्रालय होने की वजह से, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होने की वजह से जो क्लैरिटी कम रहती है, हमारे लोगों को पता कम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की, तो ये लार्ज स्केल पे जो कमर्शलाइज्ड चीज़ें होती हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीज़ें होती हैं, उसको अप्रूवल देता है। उसी तरीके से जो रिव्यू कमेटी, जिसको RCGM भी बोलते हैं,
ये MST के अंडर में काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम कर रहा है। बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको अप्रूव करता है ये। हार्मोनाइजेशन इन ऑफ लॉ में कमियां हैं, लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन इन लॉ में। जैसे हमारे देश में प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट चल रहा है, PPVRA एक्ट जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि जो ब्रीडर्स का राइट होगा, फार्मर्स का राइट होगा सीड्स पे, ये बोला गया है। एक पेटेंट एक्ट भी है हमारे यहाँ, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं, तो ये एक बड़ी चैलेंज है हमारे यहाँ। बायोपायरेसी कंसर्न है हमारे यहाँ। बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे इंडिया में है, जैसे हल्दी का जो हमारे यहाँ बहुत पहले से ट्रेडिशनल नॉलेज रही है। हम लोग अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक का यूज़ करते हैं। तो देखने में आ रहा था कि एक कंपनी उसका भी पेटेंट करा रही थी। तो इट इज़ यूजिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वी आर यूजिंग राइट फ्रॉम द एजेस। तो ये भी एक चीज़ देखने में आ रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है हमारा, 0.64% टोटल GDP का हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। चाइना के मुकाबले बहुत कम है, चाइना 2% कर रहा है, US 3% अपनी टोटल GDP का R&D पे खर्च कर रहा है। इस जो 0.64% GDP का हम खर्च भी कर रहे हैं उसमें भी मैक्सिमम 40% फार्मा सेक्टर्स को जा रहा है। तो बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो पीछे छूट रहे हैं। कुछ इश्यूज देख लेते हैं, जैसे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। सेफ्टी कंसर्न्स क्या है? बायो इकोनॉमी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप जो है देख रहे हैं, बायो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं। इसके अभी जो रिसर्च है वो प्रॉपर रिसर्च नहीं है, इसके प्रॉपर डेटाज अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो भविष्य में इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो हमारे हेल्थ पे, हमारे लोगों के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आई है, पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, और ना ही इतना रिसर्च प्रॉपर तरीके से हुई है। तो एक ये इशू है हमारे पास। सप्लाई चेन इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल बायो फार्मा में हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको API बोलते हैं, इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सप्लाई चेन इशू भी बना हुआ है हमारे यहाँ। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, अभी तक हमारे यहाँ उस प्रॉपर लेवल के ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं आए हैं जो बायो इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनोमिक्स में अच्छे काम कर सकें। तो दोस्तों ये बायो इकोनॉमी का सेक्टर था, काफ़ी बड़ा सेक्टर था और काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम कर रही है, उसके डिफरेंट कुछ इनिशिएटिव्स याद कर लीजिएगा। बायो इकोनॉमी का इंडियन GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है ये देख लीजिएगा। इसके अलावा एक शास्त्री स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये किसके लिए है? ये एग्रीकल्चर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए काम कर रहा है। माइक्रोरेजा, ट्राइकोडर्मा ये कैसे काम करते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? ये बायोराइड स्कीम है, इस पे देख लीजिएगा। इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हालांकि 2020 में किया गया था, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। बायोटेक किसान, इसको एक बार फोकस कर लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी और RCGM, इन दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिएगा। डिफरेंट की मिनिस्ट्रीज हैं। RCGM रिसर्च के फेस पे काम करता है, वहीं GAC इसके कमर्शलाइजेशन फेस पे काम करता है। एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड द फार्मर्स राइट एक्ट है, उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उसको एक बार देख लीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम कितना खर्च कर रहे हैं GDP का, वो एक बार देखने लायक है, उसको देख लीजिएगा। तो इतना बेसिक चीज़ें थी। मैं होपफुल हूँ कि आप को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर में इनमें आए हुए क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।